हेलो फ्रेंड्स, अपोलो CSE स्टडी सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। पिछली क्लास में हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा का अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल के माध्यम से IAS PCS की तैयारी होती है और IAS PCS का जो भी उसका सिलेबस है, जो भी UPSC जो भी सिलेबस पूछता है, उस सारे जिसमें भारत के भूगोल से जितने प्रश्न उसमें आते हैं उस सब को मैं यहाँ पर करवाऊँगा। मैंने सारी एक भारत के भूगोल की एक लंबी श्रृंखला का शुभारंभ किया है और उस श्रृंखला के क्रम में ये मेरी दूसरी क्लास है। आप इस क्लास के साथ पूरी क्लास के साथ बने रहिए अंत तक, आरंभ से अंत तक आप इसके साथ बने रहिए। मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा उम्मीद है या मुझे विश्वास है कि आपको क्लास बहुत बढ़िया, बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानप्रद होगी। तो इस क्लास के साथ आप जुड़े रहिए। एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करेंगे जो भी भारत के भूगोल के संबंधित होगा। इस क्लास में जिस तरीके से हमने आपको भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत का विस्तार कहाँ है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। एक एक पॉइंट, भारत के इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, इसका अंतिम छोर कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो जाकर के उसको आप मेरे YouTube चैनल पे देखिए, वो क्लास बेहतर लगेगी आपको। इस क्लास के माध्यम से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, ये सब रेखाएं क्या होती है। देखिए, समझ लीजिए पहले कि जो कर्क रेखा है वो बेसिकली भारत एक काल्पनिक रेखा है, मतलब उस रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है। वो रेखा वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने की सुविधा के लिए उसको खींच रखी होती है। कर्क रेखा, सबसे पहले अगर हम भारत में कर्क रेखा को जानेंगे, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, लेकिन सबसे पहले उसको हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं कि पृथ्वी पे कर्क रेखा कहाँ पर है, मकर रेखा कहाँ पर है और भूमध्य रेखा कहाँ पर है। एक पृथ्वी का छोटा सा चित्र हम बना लेते हैं पृथ्वी का एक छोटा सा हम उसका एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति के विषय में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो पृथ्वी की आकृति है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी की जो आकृति है वो जियाड आकृति है, मतलब भू आभ आकृति है, कहीं पर उभरी और कहीं पे चपटी हुई है। भूमध्य रेखा पर ये उभरी हुई है और ध्रुवों पे चपटी हुई है। तो पूरी तरीके से पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को कहते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक आधार पे देखा जाए और अगर इसको एक तरीके से एक समझ लीजिए एक मजबूत दृष्टि से, एकदम परिपक्व नज़र से देखा जाए तो पृथ्वी की जो आकृति है वो भूआभ है। तो यानी कर्क रेखा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, एकदम बीच से, यानी यहाँ से कर्क रेखा जो है तो एकदम बीचों बीच से गुजरती इस तरीके से। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा जो है ये कर्क रेखा है। समझेंगे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, पृथ्वी के हिसाब से देख लेते हैं कि पृथ्वी पे कर्क रेखा कहाँ गुजरती है और पृथ्वी पर जो ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये कहाँ पर है। देखिए, बात करते हैं पृथ्वी के। तो पृथ्वी की जो एक रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, एक रेखा ये जिसको हमने 0 डिग्री पे गुजरती है, जिसको हमने कहा था भूमध्य रेखा। इसको हमने क्या कहा था? भूमध्य रेखा। इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, इसे इक्वेटर भी अंग्रेजी में कहते हैं। इससे वृत्त की संज्ञा इसके लिए दी गई है क्योंकि ये जो वृत्त है, क्योंकि ये गोल, ये फ्रंट में भी और पीछे भी, यानी इसने पूरा एक सर्किल करके रखा हुआ है, पूरी पृथ्वी को एक सर्किल के रूप में, इसी के लिए इसको वृत्त की संज्ञा दी गई है। तो ये 0 डिग्री पे खींची गई रेखा है, 0 डिग्री पर, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको भूमध्य रेखा कहा गया है। भूमध्य रेखा का काम 2 होता है। इसका एक पहला काम ये होता है कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा क्या करती है कि एक अक्षांश रेखा है और इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर 90 होते हैं और इसके नीचे 90 होते हैं। यानी ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इसके ऊपर यानी यहाँ पर 0 से 23.5 के ऊपर यहाँ पर एक रेखा खींची हुई होती है 23.5 डिग्री
नॉर्थ, यहाँ हमने नॉर्थ या इसे उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हैं। क्यों कहा है? क्योंकि ये इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर क्या हो जाता है, ये क्या है, ये उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये नीचे क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खिंची है और इसे कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी जो आप भारत के मानचित्र पे एक रेखा देख रहे हो, यही रेखा है कर्क रेखा, और ये यही रेखा, ये क्या है, ये कर्क रेखा। हम यहां पर लिख देते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हो गई। 23.5 यानी 0 डिग्री से नीचे, यानी यहां पर 23.5 डिग्री साउथ। साउथ मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये नीचे है, भूमध्य रेखा से नीचे। इसे हमने नाम दिया, यहां लिख देते हैं, इसको हमने नाम दिया मकर रेखा। इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया मकर रेखा। उसके बाद फिर 0 डिग्री के ऊपर यहां पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश। क्यों कहा गया? क्योंकि ये उत्तर में फिर है, उत्तर में। इसे हमने कहा, इसे हमने नाम दिया आर्कटिक वृत्त। वृत्त क्यों कहा? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। उसी के बाद यहां पर 0 डिग्री से नीचे 23.5, और 23.5 से नीचे यहां पर 66.5 डिग्री साउथ एक और वृत्त, एक रेखा खींची गई, अक्षांश रेखा, जिसे हमने कहा अंटार्कटिक वृत्त। इसे हमने क्या कहा? अंटार्कटिक वृत्त। तो ये रेखाएं कुछ पृथ्वी पर खींची गई। अब इन रेखाओं में जो बीचों बीच जो कर्क रेखा, यानी बीचों बीच से गुजर रही है भारत की, यानी कहने का मतलब है हमारा जो प्यारा भारत है, तो वो इसी तरीके से यहाँ पर स्थित है, जो कर्क रेखा उसको बीच से भेद रही है। इन रेखाओं के कारण कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति भी बन रही है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से, क्या आपको बता दें कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य हमारा ये है, ये हमारा सन है, और जब सूर्य का प्रकाश, समझ लीजिए पहले, जो सूर्य का प्रकाश होगा वो भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ेगा, और सीधा पड़ने के कारण जो भूमध्य रेखा का जो ये क्षेत्र होगा, यानी ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये पूरा क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो पड़ने वाले जो देश होंगे, उन देशों की जो जलवायु होगी, जो क्लाइमेट होगा, वो उष्णकटिबंधीय होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। यानी यहाँ पर क्षेत्र है, या इस क्षेत्र में जितने भी, इस क्षेत्र की जो जलवायु होगी कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय होगी। या इस क्षेत्र में पड़ने वाले जो, इस एरियाज़ में जो पड़ने वाले जो देश होंगे, उनकी जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय होगी। यहाँ लिख देते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। उसके बाद फिर ऊपर यहाँ 23.5 से 66.5 के बीच में यहाँ पर भी एक क्षेत्र होगा। अब इस क्षेत्र में जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सीधा नहीं पड़ता है, थोड़ा तिरछा पड़ता है, और तिरछा पड़ने के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट होगा, जो यहाँ का जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? वो होगी उपोष्ण। क्या होगी? उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल होगी, यानी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, न ज़्यादा जो है हल्की ठंडी वहाँ होगी, उपोष्ण होगी। उसी तरीके से यहाँ भी ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये भी क्षेत्र क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है पड़ रही हैं तिरछी। इसी के लिए यहाँ की भी जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा? उपोष्ण होगा। क्या होगा? उपोष्ण, यानी यहाँ की भी उपोष्ण और यहाँ की उपोष्ण। और इसके बाद जो ये बीच वाला जो क्षेत्र होगा, यानी ये वाला, यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ जो सूर्य की किरणें होंगी वो एकदम तिरछी पड़ेंगी, जिसके कारण यहाँ का जो होगा, जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? शीत कटिबंध होगा। क्या होगा? शीत कटिबंध।
और यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो ये भी क्या होगा, शीत कटिबंध होगा। तो ये आपने जाना। अब हम इसमें, अब हमारा जो मुख्य जो इसमें जो प्रश्न ये है कि अगर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, आप देख रहे हो कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, और ये जो क्षेत्र नीचे वाला जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो कैसा है, वो उष्णकटिबंधीय है। लेकिन आप यहाँ पर और देख पा रहे हो कि आधा तो उष्ण में है, लेकिन ऊपर का जो आधा है वो कहाँ पे है, उपोष्ण में है। भाई स्पष्ट है भाई, अगर इसको सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, या जिस जो है वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो उन्होंने एक नियम बनाया है, उस नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत आधा उष्णकटिबंधीय में है और आधा उपोष्ण में है। लेकिन अगर कहीं पर भी प्रश्न आता है, या कहीं पर भी अगर आप किसी अच्छे स्टैंडर्ड लेखकों को अगर आप पढ़ोगे, तो वो यही कहेंगे कि जो भारत की जो जलवायु है, जो भारत का जो यहाँ का जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमने कई बार सुना है कि अगर भारत की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी शब्द इसमें क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे कारण है फ्रेंड्स। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि भारत जो है, तो भारत में अगर वर्षा होती है तो दो मानसूनों से होती है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक है जो है उत्तरी पूर्वी मानसून। इन दो मानसूनों से जो है भारत में वर्षा होती है, और जो है इसी के लिए मानसूनों से वर्षा होने के कारण जो यहाँ की जो क्लाइमेट को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा गया है। अब इसमें जो मुख्य प्रश्न ये उठता है कि आधा, चलो ठीक है, आधा सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने के कारण जो इस क्षेत्र में आधा क्षेत्र तो इसका क्या हो गया, उष्ण हो गया, लेकिन आधा उपोष्ण भी तो है, ये उपोष्ण है। तो क्यों जो है भारत की जलवायु को मिक्स नहीं कहा जाता है, क्यों जो है उष्णकटिबंधीय ही कहा जाता है? तो इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जो भारत हमारा है, तो भारत की बनावट ही कुछ ऐसी है, इसकी जो भौगोलिक संरचना है कुछ ऐसी है कि इसको जो है पूरा, यानी यहाँ से लगाकर, यानी कन्याकुमारी से लगाकर लद्दाख तक के क्षेत्र में जो एक ही प्रकार की जो है जलवायु आपको देखने को मिलती है, और वो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्यों ऐसा है, इसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि दो चीज़ें भारत में दो ऐसी भौगोलिक चीज़ें जो अवस्थित हैं भारत में, जो इसके जो पूरे क्लाइमेट को एक जैसा बना देती है। इसमें पहला ये है आपका, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर थार का रेगिस्तान। ये क्या है, थार का रेगिस्तान, और यहीं पर जो है स्थित है आपकी, यहां पर स्थित है आपका हिमालय। तो थार का रेगिस्तान और हिमालय की अवस्थिति के कारण जो भारत की जो जलवायु हो जाती है, वो पूरी जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाती है। क्योंकि ये पूरा प्रहरी उत्तर के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है, जो इधर से साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको रोकता है, जाने नहीं देता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो मानसून उठता है, जब मानसूनी पवनें आती हैं, तो वो हिमालय से टकराकर भारी वर्षा कर आती है यहाँ पर, और हिमालय को पार करके यहाँ नहीं जा पाती हैं, और दूसरा इधर जो है रेगिस्तान है। तो इन दोनों की अवस्थिति के कारण भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय है। तो अब इसको आप ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी बात जो है समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने मुख्य जो है, जो हमारा टॉपिक है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मैंने बता दी भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है फैली हुई है, और ये भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कितने प्रदेशों से? 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है, और उन प्रदेशों को हम यहाँ देखते हैं। देखिए, पहला यहां पर हम लिख देते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद जो कर्क रेखा है वो एंटर करेगी यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जो कर्क रेखा है वो पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पे इंटर होती है, तो डायरेक्ट आपको त्रिपुरा या मिजोरम नहीं कहना है, फिर आपको कहना है कि वो इंटर होती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद वो इंटर होती है त्रिपुरा में। लेकिन हमें बांग्लादेश से तो मतलब है नहीं, हमें भारत के भूगोल को समझना है। तो इसी के लिए हम जो है बांग्लादेश में कहाँ से इंटर होती है, कहाँ पर पहले इंटर होती है, किस स्थान पर कहाँ पर निकलती है, वो हमें नहीं देखना, उसको हमको स्किप कर देना है। तो पश्चिम बंगाल के बाद फिर यहाँ पर एंटर होती है वो, फिर ये बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश के बाद फिर एंटर होती है यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पे पड़ता है आपका त्रिपुरा। में यहाँ त्रिपुरा लिख देते हैं, त्रिपुरा, और उसके बाद फिर मिजोरम। ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ठीक, ये जो है कुछ इतने प्रदेश हैं और इन प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम इन प्रदेशों के कैपिटल्स को देख लेते हैं कि कैपिटल्स, इन प्रदेशों के कैपिटल्स, और इससे भी प्रश्न मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि अब जो है यूपीएससी का प्रश्न पूछने का पैटर्न बहुत बदल गया है। अब वो जो है साधारण चीज़ें नहीं रह गई, अब ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें पूछ रहा है। एक पैटर्न के हिसाब से सवाल पूछ, पहले होता था कि कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो आप कह देते 8 प्रदेशों से, लेकिन अब वो नहीं पूछता है। अब संभावनाएं देख यूपीएससी सोचता है कि इसमें कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसी तरीके से वो प्रश्न पूछता है। तो आपको ये याद रखना है, हर चीज़ें अपडेट होती हैं उसी तरीके से। अब आपके जो नॉलेज है, जो आपको जो पॉइंट, जो टॉपिक को समझने का जो तरीका है, उसको अपडेट करना होगा। आपको संभावनाएं तलाशनी होंगी कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है या यहीं से वो प्रश्न पूछेगा, तो उसी को ध्यान में रखना है। एक एक चीज़ को बहुत ही डीपली समझना है आपको। तो यहाँ पर उसके जो है उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न वो पूछ सकता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर उनके कैपिटल्स को मैं लिखते जाता हूँ। जहाँ जहाँ पर मैं कैपिटल्स लिखूंगा, आप भी अगर आपके पास नोटबुक होगी या पेन होगी, सबसे पहली बात इसके नोट्स ज़रूर आपको बनाने हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ क्लास देखते हैं। पहले इसके बाद क्या करिए कि इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइए आप। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये होता है कि या तो फिर आप जो है क्लास देखिए उसके बाद नोट बनाइए, या फिर 2 चीज़ें हो सकती है, या फिर आप पहले क्लास एक बार देख लीजिए और दूसरी बार जब क्लास देखिए तब नोट्स बनाइए। 2 चीज़ें हो सकती है। अब ये निर्भर आप पे करता है कि आप किस तरीके से उसको देखोगे, किस तरीके से उसको डिफाइन करोगे। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो गुजरात की जो कैपिटल है वो यहाँ हम लिखते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब इसमें ये जो मैंने क्यों मैंने इसको 2 जो है 2-3 को ऊपर लिखा, बाकी को नीचे लिखा, इसके पीछे एक कारण है, वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं।
तो इसमें अब यूपीएससी आपसे पूछेगा कि अब इसमें कैसे प्रश्न बना सकता है, किस प्रकार से आपको फंसा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपके पूछ सकता है कि किन प्रदेशों की कैपिटल कर्क रेखा के ऊपर है, यानी कितने प्रदेशों की कैपिटल कर्क रेखा के ऊपर है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। तो आपको पता है कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर कर्क रेखा से ऊपर है, यानी उत्तर में है, और उसी तरीके से त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तर में है। मिजोरम, इसकी जो कैपिटल आइजोल है, ये कर्क रेखा के उत्तर में है यानी ऊपर है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ये आपको समझना है। दूसरी बात, अब इसमें और दूसरा समझ लीजिए कि किन प्रदेशों की कैपिटल कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो आपको पता है कि गुजरात की राजधानी जो इसकी राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसकी कैपिटल इसकी जो राजधानी है रायपुर, ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे बना सकता है, इस तरीके से संभावनाएं हो सकती हैं, संभावनाएं होती हैं, और उन्हीं संभावनाओं को हमें यहाँ पर ढूंढना है और उन्हीं संभावनाओं को, यानी उन्हीं संभावनाओं को एक प्रकार से उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तीन प्रदेशों राजस्थान, कौमा त्रिपुरा, कौमा मिजोरम प्रदेश की राजधानियां या प्रदेशों की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। उत्तर में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बाकी प्रदेशों की, वहां नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी जो प्रदेश बचे, यानी त्रिपुरा, यानी राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जितने भी प्रदेश हैं उनकी जो कैपिटल है, यानी बाकी प्रदेशों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, दक्षिण में स्थित हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसमें और एक संभावना यूपीएससी तलाश कर सकता है। क्या तलाश कर सकता है, उसको हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि इन प्रदेशों की कौन सी कैपिटल ऐसी है जो कर्क रेखा के सबसे समीप है और कौन सी ऐसी कैपिटल है जो कर्क रेखा से सबसे दूरस्थ है, यानी दूर पर स्थित है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इन प्रदेशों में राजस्थान की जो कैपिटल है जो है जयपुर, ये जो कैपिटल है ये कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है। क्या है? सबसे दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ पर इसकी जो बीच की जो दूरी है वो अधिक है, अधिक दूरी है, ठीक है। और सबसे जो है निकटतम कौन है, तो वो है आपकी झारखंड की रांची। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आए कि वह कौन सा प्रदेश है जिसकी राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है, तो वो प्रश्न, तो आंसर इज जयपुर। और अगर आपसे प्रश्न करे कि वह कौन सी ऐसी कैपिटल है जिसकी कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी जो कैपिटल है वो कर्क रेखा से सबसे समीप है, तो द आंसर इज रांची। और अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार की संभावनाएं तलाश करनी है आपको, और आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है चीज़ों को अब ध्यान में देना है, क्योंकि अब जो है वो जो है एक ट्रिक होती थी, वो ट्रिक को याद करके आप इजीली कर सकते थे, लेकिन अब चीज़ें वैसी नहीं। अब आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही जो है डीपली समझना है, और डीपली समझने के बाद ही आप जा कर के उस प्रश्न को हल कर सकते हो। ये जान लीजिए, यूपीएससी
का प्रश्न पूछने का जो उसका पैटर्न है, एक पैटर्न जो उसका है वो दिन पर दिन बदलता जा रहा है। तो आपको इसी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ें हो गई दक्षिण में स्थित है। अब यानी इसको लिख भी देते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, तथा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। यानी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जो है मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इसके टॉपिक की ओर, क्योंकि इसमें कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के दो टॉपिक थे। तो कर्क रेखा को हमने विधिवत समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं भारतीय मानक समय रेखा की ओर। तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो हम यहां लिख देते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो भारतीय मानक समय रेखा एक काल्पनिक रेखा है। जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, ये इतना आप जान लीजिए। यानी जो हमारी कर्क रेखा है, तो इस तरीके से ये यहाँ से इस तरीके से होकर के ये गुजरती है। और ये जो रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये जो रेखा है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट या पूर्वी, इसको हम पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं। पूर्वी देशांतर, यानी ये जो है पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी पर। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखिए देशांतर क्या होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है, देशांतर क्या है। तो देशांतर और अक्षांश, जब मैं इसके आगे में एक दूसरी क्लास लेके आऊँगा या किसी दूसरे ही एक अलग ही क्लास होगी, अक्षांश और देशांतर रेखा। तो उस अक्षांश और देशांतर रेखा में हम जो है इन अक्षांश और देशांतर रेखा को समझने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे।
तो अभी तक हम सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी को देखेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले इसका जान लीजिए कि जो देशांतर रेखा होता है, देशांतर रेखा, इससे क्या होता है, इससे समय मापन होता है, समय का निर्धारण किया जाता है, समय मापन या समय का निर्धारण होता है। जो देशांतर जो अक्षांश रेखा होती है, इससे हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं और देशांतर रेखा से हम समय का पता लगाते हैं, ठीक है। और ये इसका पता लगाते हैं। आपको पता है, मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ पर 68 डिग्री, यहाँ पर जो था, यानी यहाँ से जो एक कर्क रेखा गुजर रही थी, यानी पे जो इसका अंतिम पॉइंट था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा करके, ठीक है। और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यहाँ पर लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही थी। कितनी रेखाएं गुजर रही थी, जो है देशांतर, जो है 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही थी। और इसी तरीके से सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं पृथ्वी, इसके बारे में, एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। समझ लीजिए पहले। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से गोल है, और इसमें यानी यहाँ पर इस तरीके से अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 0 ऊपर भी 90, यानी 90 ऊपर है और 90 नीचे है, यानी 180 टोटल जो हैं तो वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं यानी यहाँ से इस तरीके से, तो इधर 180 होती हैं और इधर 180 होती हैं, यानी टोटल 360 जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी, 360 देशांतर। हमारी जो पृथ्वी है, तो हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से, तो ये एक एक्सिस पे घूम रही है, और ये इस तरीके से मान लीजिए अगर पृथ्वी सीधी होती तो कुछ इस तरीके से होती, लेकिन हमारी पृथ्वी कुछ इतना 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो है, और ये अपने अक्ष पे घूम रही है। जब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें भी आगे चर्चा करेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, भूगोल जो एक सब्जेक्ट है, ये समझ लीजिए अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं, इतना जो है इतना ज़्यादा ब्रॉड भी है और बहुत ज़्यादा विस्तार भी है इसमें। एक एक चीज़ों को समझने में पूरा जो है दिन चला जाएगा इसमें। तो हम इसको बहुत डीप, बहुत ही शॉर्ट में ही हम बताएंगे, सारी चीज़ें हम आपको एकदम डीपली नहीं बता रहे हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो दो इसकी गतियाँ होती हैं, एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो जो रोटेशन होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी उसको 1 घंटा, एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो हमारी पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो वो हैं जो है 360, यानी अगर वो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी तो वो 360 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। तो इस तरीके से, और इसमें घंटे कितने होते हैं, 24। तो जब हम इसको करेंगे, इसका जब हम भाग करेंगे तो कुछ निकल के आएगा 15 डिग्री, यानी जो हमारी पृथ्वी है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। तो फिर जो है 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, इसको भी समझते हैं। तो 15 डिग्री यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने होते हैं, जो है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15 को हम 60 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, यानी 4 मिनट। यानी जो हमारी पृथ्वी है तो उससे जो है पूरा, यानी 360 24 घंटे में घूमती है, 1 घंटा 15 डिग्री में घूमेगी, और जो है 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। कितना घूमेगी, 4 मिनट में। यहाँ निकल के आया 4 मिनट घूमेगी। उसी तरीके से अब आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है तो पूरी तरीके जो है पश्चिम से पूर्व घूम रही है, और किसके जो है इसमें घूम रही है, तो जो है सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। क्या होता है कि जब कभी, इसको समझते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, एक बढ़िया पॉइंट है ये। यानी ये जो है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य, ये हमारा सूर्य है, और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी पृथ्वी है। ये पृथ्वी हमारी है, और ये झुकी हुई है, कितना, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और ये चक्कर लगा रही होती है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर लगा रही होती है।
लेकिन हमें अगर ऐसा है तो हमें जो है पश्चिम में सूर्य उदय होना चाहिए, लेकिन हमें जो है उदय होता है पूर्व में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी हम स्थिर वस्तु के सामने से गुजरते हैं तो वो वस्तु हमें जो है उल्टी जाती दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए आप किसी बाइक पे या किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप ट्रेन बहुत रफ्तार से आगे जा रही हो, तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ें सामने होंगी वो पीछे जा रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें तो वहीं पर स्थिर हैं, आप आगे जा रहे हो, लेकिन हमें लगता क्या है वो पीछे जा रही है। उसी तरीके से इसी कारण ऐसा होता है कि पश्चिम से पूर्व घूमने से जो है हमें जो सूर्य, तो यानी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हमें ईस्ट से वेस्ट ज़्यादा दिखाई देगा। ये विज्ञान का एक नियम है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सूर्य है, कुछ लोग कहते हैं वो जो है सूर्य जो है केंद्रित है, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ भ्रम है। हमारा जो सूर्य है तो वो भी जो है गति कर रहा है, वो भी चक्कर लगा रहा है। कोई भी जो है कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, सारी चीज़ें जो है तो गति कर रही होती है। जब आगे हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, हम बहुत जल्द जो है इस यूट्यूब चैनल पर जो है हम एस्ट्रोनॉमी की क्लास लाने वाले हैं, और एस्ट्रोनॉमी की क्लास बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। थोड़ा समय की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो भी बहुत ज़्यादा टीम हमने नहीं बना। अभी हमने हाल ही में जो है ये इसको चैनल को ओपन किया है, लेकिन हम इसके जब टीम पे इसके काम कर रहे हैं तो बेहतर जो है आपको क्लासेस मिलेंगी, इसमें मुझे आशा है ये चीज़ें आपकी। तो एस्ट्रोनॉमी में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो हमारा सूर्य है वो भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है हमारी मंदाकिनी का, ठीक है। हमारे इस ब्रह्मांड में ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था बिग बैंग के द्वारा। एक महाविस्फोट हुआ था और उसी से ब्रह्मांड बना, और उसी से सौरमंडल बने, और उसी से सारे ग्रह बने। तो उसी तरीके से इस हमारी जो आकाशगंगाएं बनी, तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। तो हमारा जो सूर्य है वो हमारी मंदाकिनी की से लगभग, यानी उसके केंद्र से, मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित तारा हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है। तो ये तारा क्या है, और इसी तारे के चारों ओर जो है 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसमें से आपके पृथ्वी, बुध जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि जो है, इस तरीके चक्कर लगा रहे हैं। 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, जिसमें आपकी है पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण और वरुण है। ये ग्रह क्या कर रहे हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बट जो है सन इज़ नॉट स्टॉप, सूर्य भी रुका नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है हमारी मंदाकिनी का। सूर्य को हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल का समय लगता है, जिसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। और कुछ ऐसी बहुत कम गति में नहीं, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अब बताइए कितनी जो है 250, यानी कह लीजिए कि मान लीजिए कि अगर लखनऊ से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है या 500 किलो, मान लीजिए 500 किलोमीटर है, तो उसे जो है लखनऊ से दिल्ली को पार करने में 2 सेकंड का समय लगेगा। अब बताइए कितनी तीव्र गति से जो है वो चल रहा है, गति कर रहा है। तो इसको एस्ट्रोनॉमी में हम बेहतर समझेंगे। तो अभी सिर्फ क्या होगा कि जो हमारा जो पृथ्वी है, या पृथ्वी पे जब हम देखते हैं सूर्य को, तो वो पूर्व में जो है उसका उदय होता है और पश्चिम में वो अस्त होता है। ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए। हमने समझा कि जो पृथ्वी हमारी है तो वो उस जो है 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। जो है 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, और जो है 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री उसे पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये हमने जाना। अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने बताया था आपको कि जो हमारा भारत है, तो हमारे भारत पर यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी यहाँ पर, यानी कुछ 30 डिग्री मैंने बताई थी आपको कि 30 जो है देशांतर रेखाएं गुजर रही होती हैं। यही तो मैंने बताया था कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। तो यानी यहाँ पर, यानी यहाँ ऊपर से लगा करके उत्तर से दक्षिण तक भी जो है 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, और जो है आपका पश्चिम से लगाकर पूर्व तक भी जो है 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही होती हैं। इसको समझिए पहले। मान लीजिए ये आपका गुजरात है और ये आपका जो है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो समझ रहे हैं हम कि इनमें कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसको मिटा देते हैं हम। यानी अगर यहां से लगा करके यहां तक 30 डिग्री है, और 1 डिग्री को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। तो 30 तरीके से समझते हैं हम, तो 30 डिग्री
इंटू 4 मिनट, तो अगर इसको हम 30 से इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 120 मिनट, 120 मिनट, यानी टोटल 2 घंटे इसको कह सकते हैं हम, 2 घंटे। यानी अगर देखा जाए तो यानी अरुणाचल प्रदेश से लगा करके यानी गुजरात तक में लगभग 2 घंटे का समय यहाँ पर जो है हमें जो है समय अंतराल देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है समझिए पहले। यानी अगर सूर्य यहाँ पर उदित हुआ तो उसे गुजरात तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगेगा। कैसे, देखिए समझो पहले। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी हमारी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और ये जो है भूमध्य रेखा है, और ये तो इस तरीके से हमारा भारत कहाँ था, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में था अक्षांश के हिसाब से, और देशांतर के हिसाब से कहाँ पे था, पूर्वी गोलार्ध में। यानी हमारा भारत जो है तो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी ये भारत समझ रहे हो, मान लो ये अरुणाचल प्रदेश, और तो जब पृथ्वी और ऐसे घूम रही है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, तो अगर ऐसे घूमेगी तो पहले जो है सूर्य के सम्मुख कौन है, मान लो यहाँ पर सूर्य है, तो अगर सूर्य निकल रहा है सामने आया तो सबसे पहले कौन सा भाग आएगा, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में जो है सुबह होगी। यानी सबसे पहले यहाँ पे तो सुबह होगी, यहीं पे सुबह होगी, यानी इस हिस्से पर यानी एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में सुबह होगी, और गुजरात में पहुंचने में उसे समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यही तो है ना जी, जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अब इसमें समझ लीजिए आप पहले कि जो हमारी पृथ्वी है, या जो हमारी पृथ्वी है तो वो पश्चिम से पूर्व ही गति कर रही है, और इसी पश्चिम पूर्व की गति करने के कारण जब सूर्य का उदित होगा तो सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है दिखाई देगा, और यहाँ तक उसे जो पहुँचने में समय लगेगा। समझ लीजिए क्या होता है, यानी जब अगर सूर्य की किरणें, अब सूर्य की किरणें का ये होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लगभग 18 डिग्री तक ही पहुँच पाती हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर सूर्य यहाँ से उदित हुआ तो यानी इसमें यहाँ से 15 डिग्री आधा हो जाएगा, और जो है 15 से 3 18 डिग्री, तो यानी मान लीजिए सूर्य यहाँ तक ही पहुँच पाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक यहाँ तक ही जो है दिन होगा या होगी, बाकी यहाँ पर बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अभी रात होगी। तो इस स्थिति में अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं हम, तो इस स्थिति में हम समझ लेते हैं कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कितनी डिग्री तक पहुँचती हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से। मान लो ये देशांतर रेखाएं हैं आपकी, ये देशांतर रेखा है, और ये है आपका सूर्य। तो जब सूर्य का प्रकाश सिर्फ 18 डिग्री तक ही पहुंचता है, यानी मान के चलो, मान लिया हमने ये डिग्री को मान लिया, 18 डिग्री इसको मान लिया, 18 डिग्री तक ही जो है सूर्य का प्रकाश, 18 डिग्री तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो यानी पहले 6 पर पहुंचेगा, 6 पे भी पहुंचेगा, 12 पे पहुंचेगा और 18 पे पहुंचेगा। तो यहाँ क्या होगा कि 6 पे थोड़ा ज़्यादा पहुंचेगा, ज़्यादा, इस पे थोड़ा कम, और इससे 18 पे बहुत कम यहाँ पर पहुँचेगा, तो बहुत कम हो जाएगा ये। तो जब सूर्य का प्रकाश पहुँचता है 6 डिग्री पर तो उसको कहा जाता है सिविल टू लाइट। क्या कहते हैं उसको, सिविल टू लाइट कहा जाता है। उस घटना को क्या कहा जाता है, सिविल टू लाइट, सिविल टू लाइट। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ 12 डिग्री पर पहुँचता है तो उसको कहा जाता है नॉटिकल टू लाइट, नॉटिकल टू लाइट। और जब सूर्य का प्रकाश यहाँ 18 डिग्री पे पहुंचता है तो उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टू लाइट।
एस्ट्रोनॉमिकल टुलाइट उसे कहा जाता है। तो यानी अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो 18 डिग्री पर पहुंचेगा। तो अब इस स्थिति में जो है एक मानक समय रेखा का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी हो गया था। पहले क्या था, जब पहले के युग में कि जब तेज़ रफ्तार से चलने वाले जो है वाहन नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, तो उस समय जो है होता था कि एक पूरे जो है, अब समझ लीजिए पहले कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर यानी यहाँ से लगा के इस तरीके से 100 जो है, मान लो ये पृथ्वी है और एक रेखा जो यहाँ पर, इसको हमने कहा था प्रधान यामोत्तर, ठीक है, प्रधान यामोत्तर। इसके उधर 180 और इधर 180, यानी कह सकते हैं ये जो है ये जीरो रेखा थी। ये क्या थी, ये जीरो पे खींची हुई थी जो उत्तर से दक्षिण को मिलाती थी, और ये देशांतर रेखा थी। तो मान लीजिए कि ये 0 डिग्री मान लीजिए, इसको हमने 0 मान लिया है, इसको 0 डिग्री मान लिया है, और इसके इधर 180। तो हमारा जो भारत है, तो ये 0 डिग्री तो 82 पर यही तो कहीं हमारा भारत स्थित होगा भाई, इसको हमने 82.5 यही तो स्थित होगा। और सबसे पहले जो पूरी दुनिया का जो मानक समय रेखा था वो यही था। इसी से ही जो ये लंदन का एक प्रयोगशाला है, ग्रीनविच प्रयोगशाला, वहाँ से ये गुजरता है, और इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता था। यही से जो है पूरी दुनिया का समय का निर्धारण होता था। लेकिन जब तेज चलने वाले वायुयान बने, जब तेज चलने वाले सारी चीज़ें बन गई, उस समय जो है सभी देशों ने अपना अलग अलग मानक समय रेखा चुना। तो उस लिए जो है हमने ये चुना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें मानक समय रेखा की आवश्यकता हुई चुनने की, जो स्थित है यहाँ से लगा करके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरता है। और इस तरीके से ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन से राज्य हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो वो इतने प्रदेश हैं, 5 प्रदेश हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा जो है ये आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ हम लिखते हैं मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? पहला है इसमें आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। ये इतने स्टेट से होकर गुजरती है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। यहाँ लिख देते हैं यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। ठीक है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप लोग, यानी भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को
छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। यानी छत्तीसगढ़ में ये रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब थोड़ा हम और इसमें देख लेते हैं कि हम ग्रीनविच से कितना घंटे आगे हैं, यानी अगर देखा जाए तो ग्रीनविच से हम कितना घंटे आगे हैं उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। समझते हैं कि हम ग्रीनविच से कितना घंटे आगे हैं, उसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। देखिए पहले कि मान लीजिए कि ये हमने बनाया था, आपको बताया था, ये देशांतर रेखाएं हैं, मैंने समझाया था आपको। तो ये 0 डिग्री है और हम स्थित हैं यहाँ पर, भारत यहीं कहीं होगा 82.5 पे, तो 82.5 पे हम स्थित हैं। तो हम कितना घंटे आगे हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि एक जब पृथ्वी घूमती है, समझ लीजिए पहले इसके विषय में जान लीजिए क्यों 5.5 घंटा आगे हैं। देखो मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा जो है सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। तो अब इस पृथ्वी में, अभी पृथ्वी कैसे, मैंने फिर बताया आपको कि ये पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। तो अगर कोई जो क्षेत्र होगा, यानी मान लीजिए कि जो पूर्व, यानी जिसके जो पूर्व, ये क्या हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो यानी इसमें जो पूर्व में देश होंगे उसमें समय को जोड़ा जाएगा और जो पश्चिम में देश होंगे वहाँ पर समय को, यहाँ पर क्या होगा, समय जोड़ा जाएगा, समय जोड़ा जाएगा और यहाँ पर समय क्या होगा, समय घटाया जाएगा, समय घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा, आगे जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे उसमें आपको विधिवत बताने का प्रयास करेंगे। तो अब चूंकि इसमें क्या है कि भारत हमारा पूर्व में है, तो यह इसमें क्या है, इसमें समय जोड़ा जाएगा। तो मान लो कि भारत है 82.5 पर स्थित है, तो इसको अगर हम इसका गुणा भाग करते हैं तो इसको समझने का हम इस तरीके से प्रयास करेंगे कि मान लो कि 82.5 में से अगर हम 75 निकालते हैं, 75, मान लो अगर हम 75 निकालते हैं, 75, तो और 75 को अब 1 डिग्री 15 डिग्री 1 घंटे में घूमते, तो अगर इसको हम करेंगे तो 15 पचे 75 यानी 5 घंटे निकल के आया। ठीक है, उसके बाद 75 में हमने निकाला था 7.5, यानी 75 और 7.5 मिलके ही तो होता है 82.5, तो बचा है 7.5 बचा था, 7.5। तो अब 7.5 को हम गुणा करेंगे 4 से, तो वो निकल के आएगा कुछ आपका 30 मिनट, 30 मिनट निकल के आएगा। तो 5 घंटे और 30 मिनट, तो टोटल क्या हो गया, 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट। तो टोटल अगर हम बात करें कि ग्रीनविच से हम कितना घंटे आगे हैं, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। जब ग्रीनविच में यानी लंदन में बजा होगा दोपहर के 12, तो भारत में बजेंगे शाम के 5:30। तो इतना घंटे हम जो है तो आगे हैं ग्रीनविच से। तो बेसिकली हमें पता चला कि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। जब लंदन में बजेगा 12 तो दोपहर के, तब यहाँ बजेगा शाम के 5:30। क्यों बजेगा, क्यों यहाँ समय जोड़ा जाएगा, क्योंकि हम जो है तो पूर्व में स्थित हैं और पूर्व में जितने भी देश होंगे, भारत के जो पृथ्वी के पूर्व में जितने भी देश होंगे, तो वहाँ पे समय को जोड़ा जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।